So we are starting with the revision of chapter number 6, that is essay number 230. बहुत ही सिंपल सा स्टैंडर्ड है ये, तो फाइनली एक्चुअल में सिंपल सा स्टैंडर्ड है दैट टॉक्स अबाउट ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। हमने बहुत सारे स्टैंडर्ड पढ़े हैं और हर एक स्टैंडर्ड के अंदर कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंटेशन का जिक्र आता ही है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन होती क्या है, ठीक है। एंड ऐसे नंबर 230 डेडिकेटेड स्टैंडर्ड है जो डॉक्यूमेंटेशन की बात करता है। और ऐसे नंबर 230 ने ऑडिटर को बोला कि सुन ऑडिटर, जो भी तू काम करेगा, जो भी मतलब जो भी तू काम करेगा, तुझे हर एक काम का रिकॉर्ड मेंटेन करना है और उस रिकॉर्ड को ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कहा जाता है। सो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपने जो भी काम किया, सबसे पहले एक्सेप्टेंस जब आपने दी, एक्सेप्टेंस से जुड़ी हुई जो आपने कंसिडरेशन ली, प्लानिंग करी, रिस्क की असेसमेंट करी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, वहां से जो सिग्निफिकेंट मैटर्स मिले, फिर आपको कंक्लूजन मिली, कंक्लूजन के बेसिस पे आपको आपने जो ओपिनियन दिया, ईच एंड एवरीथिंग नीड्स टू बी डॉक्यूमेंटेड। ऐसा किसने बोला? ऐसे नंबर 230 ने बोला। तो बहुत ही सिंपल सा स्टैंडर्ड है। मैंने चाणक्य नीति के अंदर इस स्टैंडर्ड को कवर कराने में अराउंड 1 घंटा लिया है और इसको यहाँ पे कवर कराने में, मतलब रिवाइज कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आपको डिटेल में चीजें सुननी है, समझनी है, तो फिर आप जाके चाणक्य नीति देख लेना, ठीक है। So let's start with the revision of essay number 230 that talks about auditor's responsibility with respect to documentation. सबसे पहले मतलब क्या होता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन रिकॉर्ड है, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन मतलब क्या? फाइल मेंटेन करते हो, जो भी काम आपने किया वहां पे उस फाइल के अंदर उस काम का रिकॉर्ड होता है। काम क्या करते हो ऑडिट के अंदर? मैं ऑडिट के अंदर मैं ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करता हूँ, ठीक है। वहां से मुझे एविडेंसेस मिलते हैं, एविडेंसेस के बेसिस पे मैं कंक्लूजन पे पहुंचता हूँ, वेरी गुड। अगर मैं इन्हीं सारी चीजों के रिकॉर्ड को एक फाइल में लगा दूं, उसको मैं कहती हूँ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। तो ये डेफिनेशन आपको लर्न होनी चाहिए, और जब आप डेफिनेशन पढ़ने के लिए आते हो यही लिखा हुआ है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज अ रिकॉर्ड ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो ऑडिटर ने परफॉर्म किए, जो एविडेंसेस ऑडिटर को मिले बेस्ड अपॉन दोज ऑडिट प्रोसीजर, एंड उन एविडेंसेस के बेसिस पे जो कंक्लूजन पे ऑडिटर पहुंचा, जब वो उसका रिकॉर्ड मेंटेन करता है, उसको हम क्या कहते हैं? ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को वर्किंग पेपर्स, वर्क पेपर भी कहा जाता है, ओके। ऐसे नंबर 230 ने ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव क्या सेट किया, ये भी आपको लर्न करना है। स्टैंडर्ड कहता है ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव ये है कि आपको ना ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है, यू हैव टू मेंटेन सच अ डॉक्यूमेंटेशन जहां से एविडेंस मिले कि आपने इस ऑडिट को स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग किया, जहां से एविडेंसेस मिले कि आपने इस ऑडिट को लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग किया, जहां से एविडेंसेस मिले कि आप जो ओपिनियन दे रहे हो दैट इज बेस्ड अपॉन सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। सो ये कहते हैं ऑडिटर आपका ऑब्जेक्टिव ये है दैट यू हैव टू प्रिपेयर अ डॉक्यूमेंटेशन जहां से सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट रिकॉर्ड मिले ऑफ द बेसिस फॉर योर रिपोर्ट। मैंने क्या बोला? जहां से ये पता लगाया जा सके कि ऑडिटर ने अपना ओपिनियन रिपोर्ट के अंदर किस बेसिस पे दिया, जहां से एविडेंसेस मिले कि ऑडिट वाज प्लान्ड एंड परफॉर्म्ड, कि ऑडिटर ने ऑडिट को प्लान किया, परफॉर्म किया एज पर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड लॉ रेगुलेशन की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। ये आपको लर्न करना है। तो बेसिकली आपको ऐसा रिकॉर्ड मेंटेन करना है जहां से ये पता लगे कि काम आपने एसएस के अकॉर्डिंग किया, लॉ रेगुलेशन के अकॉर्डिंग किया, एंड जिस बेसिस पे आप रिपोर्ट दे रहे हो वो बेसिस को हम ढूंढ पाए ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। सो यू हैव टू प्रिपेयर सच अ डॉक्यूमेंटेशन, दिस इज द ऑब्जेक्टिव विच इज सेट ऑन ऑडिटर बाय एसे नंबर 230। नेचर मैं तुम्हारे ऊपर छोड़ रही हूँ, सेल्फ रीड कर लेना। क्यों? क्योंकि जो आपने ऑब्जेक्टिव के अंदर पढ़ा वही नेचर में लिखा हुआ है। नीचे आ जाओ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन? आप इसे पर्पस कह सकते हो, आप इसे बेनिफिट कह सकते हो। 4 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 6 बेनिफिट लिखे हुए हैं ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को बनाने के। सबसे पहला बेनिफिट क्या है? ये ना इंगेजमेंट टीम के लोगों की हेल्प करता है। किसकी हेल्प करता है? इट असिस्ट द इंगेजमेंट टीम के मेंबर, ऑडिट टीम के मेंबर की हेल्प करता है इन प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ द ऑडिट। बेसिकली होता क्या है, आप पिछले साल की ऑडिट कर रहे हो, ठीक है, तो पिछले साल की ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपके पास अवेलेबल होंगी। पिछले साल क्या सिग्निफिकेंट मैटर आए थे, कहाँ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी आई थी, ईच एंड एवरीथिंग डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होगी। तो इस साल अगर आप क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए आओगे, पिछले साल की डॉक्यूमेंटेशन को आप रेफर कर सकते हो। तो ये इंगेजमेंट टीम के मेंबर को हेल्प करता है इन बेटर प्लानिंग एंड परफॉर्मेंस ऑफ ऑडिट। ऑल्सो ये असिस्ट करता है इंगेजमेंट टीम के मेंबर को डायरेक्शन देने में, उनके किए हुए काम को सुपरवाइज करने में, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू रिव्यू डिस्चार्ज करने में। बेसिकली क्या है, ये काम इंगेजमेंट पार्टनर करता है। इंगेजमेंट पार्टनर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इंगेजमेंट टीम के मेंबर को डायरेक्शन दे, सुपरविजन दे, जो काम वो करके दे रहे हैं उसका रिव्यू करे। तो इंगेजमेंट पार्टनर डॉक्यूमेंटेशन रेफर करके ये काम करता है। तीसरा बेनिफिट क्या है? इंगेजमेंट टीम के लोगों को आप अकाउंटेबल हेल्ड कर सकते हो फॉर इट्स वर्क। So it enable the engagement team to be accountable for its work.
बेसिकली डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आप हर एक चीज रख रहे हो, तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर किस पर्सन को क्या काम असाइन किया गया, किस पर्सन ने क्या काम किया, वो भी आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो. सो यू कैन हेल्ड द एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स अकाउंटेबल फॉर देयर वर्क. तो यहाँ पे ना 3 पॉइंट कहीं ना कहीं इंगेजमेंट टीम के मेंबर से जुड़े हुए आ रहे हैं. दैट इट हेल्प्स द इंगेजमेंट टीम के मेंबर टू बेटर प्लान एंड परफॉर्म द ऑडिट. इट हेल्प्स engagement partner to give direction, supervision and review the work of engagement team members. and तीसरा it assist the engagement partner किस चीज को लेकर कि engagement team के members को they can be held accountable for their work. ठीक है. एंड ये बहुत अच्छा पॉइंट है और सिंपल पॉइंट है. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि जो भी आप काम कर रहे हो इस साल की ऑडिट पे, वो पिछले आने वाले साल की ऑडिट के लिए रिकॉर्ड बनेगा, एक बेस बनेगा, रेफरेंस बनेगा. जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि पिछले साल की डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर रेफर करता है. सो इट सेज रिटेनिंग अ रिकॉर्ड ऑफ मैटर्स ऑफ कॉन्टिन्यूइंग सिग्निफिकेंस टू फ्यूचर ऑडिट. तो ये हेल्प करते हैं ऑडिटर को कि जो मैटर आपके ईयर आफ्टर ईयर चलते रहते हैं, आपके पास उनका रिकॉर्ड है. एंड पांचवा और छठा पॉइंट, इनको ग्रुप बनाओ और इसका नाम दो इंस्पेक्शन. ये इंस्पेक्शन में भी हेल्प करता है. 5th पॉइंट के अंदर इंटरनल इंस्पेक्शन की बात हो रही है और 6th पॉइंट के अंदर एक्सटर्नल इंस्पेक्शन की बात हो रही है. जब मैंने आपको SQC1 करवाया, क्या मैंने आपको वहां पे बोला था कि जो फर्म्स होती हैं उनका पीयर रिव्यू भी होता रहता है. ठीक है. तो जब पीयर रिव्यूअर आएगा, क्वालिटी रिव्यू आपकी फर्म का होगा, तो वो ऑडिट एंगेजमेंट आपने कैसे किया, क्वालिटी के अकॉर्डिंग किया, ये जानना चाहेगा. तो वो आपसे क्या मांगेगा, डॉक्यूमेंटेशन मांगेगा. फर्म अपनी मॉनिटरिंग की प्रोसेस करती है. ठीक है. जब आपका ये भी एक एलिमेंट है SQC1 के अंदर, जब आपका काम खत्म हो गया, वो देख रही है आपने जो भी ऑडिट किया क्वालिटी के अकॉर्डिंग किया, वो किसको रेफर करेगी, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन को. तो कहता है ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एनेबल करती है, हेल्प करती है टू कंडक्ट दी क्वालिटी कंट्रोल रिव्यूज एंड इंस्पेक्शन एज पर SQC1. या फिर अगर कोई एक्सटर्नल अथॉरिटी इंस्पेक्शन करवाना चाहती है आपकी फर्म का, ठीक है, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट का ऑर्डर है, नफरा का ऑर्डर है, तो फिर तो भी वो डॉक्यूमेंटेशन ही रेफर करेगी. इट एनेबल कंडक्ट ऑफ एक्सटर्नल इंस्पेक्शन. ये क्या होगी, इंटरनल इंस्पेक्शन. एंड ऑल्सो अगर कोई एक्सटर्नल इंस्पेक्शन होती है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ लॉ, रेगुलेशन या एनी अदर रिक्वायरमेंट, तो भी एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के टाइम पे ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन आपकी हेल्प करती है. तो टोटल 6 बेनिफिट आए. 3 बेनिफिट एंगेजमेंट टीम के मेंबर्स से जुड़े हुए हैं, 2 बेनिफिट इंस्पेक्शन के हैं, एक इंटरनल इंस्पेक्शन, एक एक्सटर्नल इंस्पेक्शन. एंड एक पॉइंट है कि जो डॉक्यूमेंटेशन आप बना रहे हो वो फ्यूचर ऑडिट के लिए रेफरेंस का काम करती है. ठीक है. अब मैं आगे बढ़ना चाहूंगी. मार्क दिस क्वेश्चन ऑल्सो एज इंपॉर्टेंट. फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन. ऑडिटर को ना ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है जो सफिशिएंट हो. क्या हो, जो सफिशिएंट हो कि जो भी उन डॉक्यूमेंटेशन को पढ़े वो अंडरस्टैंड कर पाए कि ऑडिटर ने क्या काम किया. ठीक है. सो इट सेज, अच्छा, फॉर्म, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का मतलब कि बेसिकली कितना डॉक्यूमेंटेशन आप रखोगे. तो कहता है कि आपको ऐसी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है दैट विल अनेबल एन ऑडिटर टू अंडरस्टैंड, कि वो अंडरस्टैंड कर पाए कि आपने काम क्या किया. मतलब व्हाट इज द NTE ऑफ ऑडिट प्रोसीजर जो ऑडिटर ने परफॉर्म करे. दूसरा, जो आपने काम किया उसके रिजल्ट क्या थे, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, एंड जो ऑडिट एविडेंसेस आपको मिले वो हम डॉक्यूमेंटेशन में ढूंढ पाए. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर अराइज हुआ वो हम डॉक्यूमेंटेशन में ढूंढ पाए. सिग्निफिकेंट मैटर्स अराइज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एंड कंक्लूजन विच वर रीच्ड ऑन ऑडिटर बाय on such matter by the auditor, and जिन मैटर्स को लेकर ऑडिटर ने सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट ली है. या डॉक्यूमेंटेशन आप ऐसी मेंटेन करोगे जिसके अंदर कुछ और मैटर्स होने चाहिए, जैसे कि जिन सिग्निफिकेंट मैटर्स को लेकर आपने मैनेजमेंट TCWG के साथ डिस्कशन करी उनका रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन में होना चाहिए. ठीक है. अगर कोई सिग्निफिकेंट मैटर था तो उस मैटर का नेचर क्या था उसका रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होना चाहिए. एंड अगर ऑडिटर ने ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई भी इनकंसिस्टेंसी उसको मिली थी, इनकंसिस्टेंसी ये हमने 580 में भी डिस्कस किया था, जैसे कि ऑडिटर सेम आइटम की टेस्टिंग करने के लिए 2 ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा है, बट दोनों ऑडिट प्रोसीजर से अगर उसको डिफरेंट ऑडिट एविडेंसेस मिलते हैं तो इसको आप कहते हो इनकंसिस्टेंसी. एंड ऑडिटर को एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके इस इनकंसिस्टेंसी को रिजोल्व करना पड़ता है. तो जब आप डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करोगे तो ऑडिटर को रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ता है कि कहां पे उसको इनकंसिस्टेंसी मिली एंड कौन से ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके उसने इनकंसिस्टेंसी को रिजोल्व किया. So, if the auditor identified information which is inconsistent with auditor final conclusion regarding a significant matter, the auditor shall document how he has addressed the inconsistency.
ठीक है। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप दूसरे तरीके से ऐसे समझ सकते हो, मान लेते हैं कि आपको लगता है कि यार सेल्स था, सेल्स के एरिया में मैनेजमेंट जो अकाउंटिंग पॉलिसी फॉलो कर रही है वो इनकरेक्ट है, यह आपको लगता है, बट आपने फर्दर उसकी कंसल्टेशन ली और फाइनल कंक्लूजन क्या निकली कि ठीक है मैनेजमेंट जो सेल्स का मेथड फॉलो कर रही है वो ठीक है। तो आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे कैसे, ये आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर क्या आएगा कि जब ऑडिटर अपना फॉर्म का मतलब फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन डिसाइड करेगा, तो डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए। बेसिकली जब आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे तो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर कौन कौन से मैटर्स आपको दिखाई देनी चाहिए, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या चीजें होनी चाहिए, पहले तो ये बताओ आपने काम क्या किया, एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, यह आया पहला पॉइंट। ठीक है, इसके अंदर भी अलग से क्वेश्चन बनेगा बट अभी के लिए उसको छोड़ो। ठीक है, एनटीई ऑफ द ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म्ड, ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करने से आपको क्या पता लगता है, एविडेंसेस। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन कैसी होनी चाहिए, जिसके अंदर रिजल्ट हो ऑफ द ऑडिट एविडेंसेस ऑब्टेन्ड। ये समझ में आ गया? यस। क्या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, जब आप ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करोगे आपको सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलेंगे, तो तीसरी चीज आपको क्या डॉक्यूमेंट करनी है, सिग्निफिकेंट मैटर्स जो भी ऑडिटर के सामने आए ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, एंड जिन मैटर्स को लेकर उसने सिग्निफिकेंट, उन मैटर्स को लेकर जिसने उसने सिग्निफिकेंट जजमेंट ली। ठीक है, मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ विच सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट हैज बीन टेकन, प्लस डॉक्यूमेंटेशन के अंदर अदर मैटर्स का रिकॉर्ड भी होगा, अदर मैटर्स का रिकॉर्ड भी होगा। और अदर मैटर्स के रिकॉर्ड में उसने दो पॉइंट डाल दिए, ए और बी। पहला पॉइंट क्या, सबसे पहले कहता है कि जिन मैटर्स को लेकर आपने डिस्कशन करी है, डिस्कशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर विद द मैनेजमेंट, विद द मैनेजमेंट, एंड जहां पे आपको इनकंसिस्टेंसी मिली, ऑडिटर को कोई इंफॉर्मेशन मिली विच इज इनकंसिस्टेंट विद द फाइनल कंक्लूजन रिलेटिंग टू एनी सिग्निफिकेंट मैटर, तो आप डॉक्यूमेंट करोगे कि कैसे आप इस कंक्लूजन पे पहुंचे, हाउ ऑडिटर reached at such a conclusion, how such an inconsistency is resolved। तो आप ये भी कह सकते हो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर रिकॉर्ड होगा इनकंसिस्टेंसी का रिलेटिंग टू अ सिग्निफिकेंट मैटर। क्या आपको ये समझ में आया? ये क्वेश्चन मैंने आपको लिखकर भी बता दिया क्योंकि बच्चों को थोड़ा सा कंफ्यूजन यहाँ पे हो जाता है कि कैसे पॉइंट लिखे हुए हैं, ऐसे ये पॉइंट लिखे हुए हैं। 4 नंबर आपके डन है। बस याद रखो कि मैंने क्या प्रोसीजर परफॉर्म किया, वहां से क्या एविडेंसेस मिले, सिग्निफिकेंट मैटर्स, प्रोफेशनल जजमेंट, अदर रिकॉर्ड। अदर रिकॉर्ड के अंदर जो भी सिग्निफिकेंट मैटर मैनेजमेंट टीसीडब्ल्यूजी के साथ डिस्कस किए, जो भी इनकंसिस्टेंसी ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मुझे मिली, ठीक है, कैसे उनको रिजोल्व किया गया, वो रिकॉर्ड मुझे मेंटेन करना है। अच्छा, इसी में से एक क्वेश्चन और क्या निकल के आता है, यहां पे आ जाओ। जब ऑडिटर ये डॉक्यूमेंट करेगा ना एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर उसने क्या परफॉर्म किए, तो उसके अंदर उसको स्पेसिफिकली 3 चीजें और लिखनी पड़ेंगी। कौन सी 3 चीजें? नंबर 1, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द आइटम और मैटर टेस्टेड। बेटा आप मुझे बताओ कि ये जो प्रोसीजर आप परफॉर्म करोगे, किसी आइटम की टेस्टिंग के लिए आप करोगे, जैसे कि डेटर की टेस्टिंग होगी, राइट, तो वहां पे उसके कैरेक्टरिस्टिक्स आप लिखोगे, जैसे कि डेटर में रिस्क कितना था, डेटर के फीचर आप लिखोगे, रिस्क कितना था, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी इन्वॉल्व है, वो सारी चीजें आप मेंशन करोगे। प्लस आप ये भी बताओगे कि हु हैज परफॉर्म द वर्क, किसने ये काम किया, किस डेट के ऊपर ये काम किया गया, किस डेट के ऊपर ये काम हुआ, डेट ऑन विच सच वर्क हैज बीन कंप्लीटेड, कब किसने ये काम का रिव्यू किया, हु रिव्यूड द वर्क, एंड डेट एंड एक्सटेंट ऑफ सच रिव्यू, किसने ये काम किया, कितना इसका रिव्यू हुआ, तो रिव्यू किसने किया, काम किसने किया, आइडेंटिफाइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एंगेजमेंट, ये आप डॉक्यूमेंट करोगे साथ में जब आप एनटीई ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट कर रहे हो। तो अब आपके यहाँ पे 2 क्वेश्चन पक्के हो गए। एक क्वेश्चन और एग्जाम के अंदर आता है, वो है ये एग्जाम्पल है बेटा। ये क्या है? दीज आर दी एग्जाम्पल ऑफ द फैक्टर। अभी मैं ऑडिटर हूं, मैं सोच रहा हूं कितनी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करूं, कितनी डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करूं, किन फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। इंस्टीट्यूट ने टोटल 7 एग्जाम्पल लिखे हुए, इसमें से अगर तुम 5 एग्जाम्पल याद रख पा रहे तो मेरे लिए मोर देन सफिशिएंट है। तो आप कंसिडर करते हो साइज कितना, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी। देखो ये पॉइंट रिपीट होते हुए दिखाई देंगे आपको, बहुत जगह पे पॉइंट आते हैं। आप क्या कंसिडर करोगे? साइज कितना, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी। तो जितना बड़ा साइज एंटिटी का, जितनी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी, डॉक्यूमेंटेशन उतनी ही ज्यादा हो जाएगी। तो साइज, कॉम्प्लेक्सिटी बताओ, कॉम्प्लेक्सिटी से क्या आता है? रिस्क। तो रिस्क कितना? आइडेंटिफाइड रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। अगर रिस्क ज्यादा तो डॉक्यूमेंटेशन भी आप कैसे मेंटेन करोगे? ज्यादा मेंटेन करोगे। अच्छा, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर में परफॉर्म्ड, किस टाइप का प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो। अगर आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो तो ज्यादा आपके पास इंफॉर्मेशन होगा, ज्यादा डाटा होगा, ज्यादा एनालिसिस आपने किए होंगे, तो ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन हो जाएगी।
तो किस टाइप का प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो, साइज कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, रिस्क कितना है, जो प्रोसीजर परफॉर्म करके एविडेंस आपको चाहिए वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एविडेंसेस, तो डॉक्यूमेंट, अगर वो एविडेंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन आप ज्यादा रखोगे, तो मुझे बताओ क्या साइज कितना, कॉम्प्लेक्सिटी कितनी, वहां से कितना आएगा रिस्क, ठीक है, किस टाइप का प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, प्रोसीजर से क्या मिलेंगे एविडेंसेस, तो सिग्निफिकेंस क्या है एविडेंसेस की, क्या आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है। ऑल्सो अगर आपको कोई एक्सेप्शन मिली, जैसे कि अगर आपने टीओसी परफॉर्म किया तो डेविएशन मिली, अगर आपने टीओडी परफॉर्म किया तो मिसस्टेटमेंट मिली, एक्सेप्शन का नेचर क्या है, अरे फ्रॉड मिल गया तो डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होगी, राइट। एंड ये 6 पॉइंट आप छोड़ दो, क्योंकि इसको समझाने के लिए लगता है क्लास के अंदर टाइम, और इसको मैं अभी यहाँ पे टेकअप नहीं करूंगी, और क्योंकि आपको कोई भी 5 पॉइंट यहाँ पे लर्न करने तो बेशक आप इसको छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आपने क्लास में समझा, आपको याद है, तो आप इसको टेकअप करना। लास्ट पॉइंट, और ऑडिट मेथोडोलॉजी एंड टूल यूज्ड, किस टाइप का आप ऑडिट मेथोडोलॉजी यूज कर रहे हो, कौन से टूल आप यूज कर रहे हो, ठीक है। जैसे कि अगर आपने सॉफ्टवेयर यूज किया, स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज करी, तो आपकी डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट अलग हो जाएगा। तो टोटल 6 पॉइंट बताओ मैंने कौन से की, ये मैंने छुड़वाया है, बट ये रेगुलर बैच के अंदर डिटेल में डिस्कस होता है, क्योंकि बच्चा इसमें उलझता है इसकी वर्डिंग के अंदर, ठीक है। तो अभी मेरा मेन पर्पस क्या है, आपको रिवाइज करवाना। अगर आपको जानना है तो चाणक्य नीति के अंदर जो डिस्कस हुआ होगा वहां जाके देख लेना, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स कंसीडर करोगे, साइज कितना है, कॉम्प्लेक्सिटी कितना, साइज कॉम्प्लेक्सिटी से क्या आएगा रिस्क, रिस्क कितना है, ठीक है। उसके बाद ऑडिट प्रोसीजर जो परफॉर्म कर रहे हो उसका नेचर क्या है, वहां से क्या मिलेंगे एविडेंसेस, एविडेंसेस कितने सिग्निफिकेंट है, ऑडिट करने के लिए टूल्स कौन से यूज करे हैं। क्या आपको ये डिस्कशन समझ में आ रही है? यस। जब आपने प्रोसीजर परफॉर्म किया तो एक्सेप्शन मिली, उनका नेचर क्या है, तो एक क्वेश्चन एग्जाम में ये आएगा एग्जाम्पल और फैक्टर। अगर ये 2 वर्ड आपको दिख जाए तो फिर आपको ये पॉइंट लिखना है। अगर वो आपसे खाली पूछ रहा है कि ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट कैसा होता है, तो फिर आपको ऊपर वाले पॉइंट लिखने जो मैंने आपको लिख के बता दिए। अब आप नीचे आ जाओ, एग्जाम्पल ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हो, कोई एग्जाम्पल तो बताओ। तो इसका निमोनिक है बेटा, लिख लो, आंटी एमी इज सो लविंग, केयरिंग एंड कूल, ठीक है, क्योंकि ये सिर्फ एग्जाम्पल है डॉक्यूमेंटेशन के, इसमें क्या समझाना, ठीक है। तो सबसे पहले ऑडिट प्रोग्राम प्लानिंग के अंदर पढ़ के आए हो, आंटी से क्या आया ऑडिट प्रोग्राम, एमी का एनालिसिस, इससे क्या आया इशू मेमोरेंडा। तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो भी आपको इशू मिलता है उसका आप एक मेमोरेंडा बनाते रहते हो, उसको आप डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बना रहे हो, ठीक है। एस से क्या है समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, अरे ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट जो भी सिग्निफिकेंट मैटर आपको मिला, 260 जब हमने पढ़ा था वहां पे भी आई थी डिस्कशन, ठीक है। अच्छा अभी आपके सिलेबस में आगे आएगा, राइट, ओके। एंड लेटर ऑफ कंफर्मेशन एंड रिप्रेजेंटेशन, अरे एक्सटर्नल कंफर्मेशन मंगवाते हो, रिप्रेजेंटेशन WR, राइट। चेकलिस्ट जो ऑडिटर बनाता है, इसको चैप्टर नंबर 3 के अंदर आपने टेकअप किया था, तो चेकलिस्ट आ रही है यहाँ पे। कोई भी कम्युनिकेशन कोरस्पोंडेंस, अरे लीगल काउंसिल से इंक्वायरी कर रहे हो, तो वो सारी चीजें आप कहाँ पे रखोगे, डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा आप उसको बनाओगे। तो इसका निमोनिक क्या है, आंटी एमी इज सो लविंग, केयरिंग एंड कूल, ठीक है। ए मतलब ऑडिट प्रोग्राम, ए मतलब एनालिसिस, ई मतलब इशू मेमोरेंडा, एस मतलब समरीज ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, एंड एल मतलब लेटर ऑफ कंफर्मेशन रिप्रेजेंटेशन, केयरिंग मतलब चेकलिस्ट एंड कोरस्पोंडेंस, ठीक है। नोट में क्या लिखा हुआ है, नोट में बता देती हूँ, ये आपको सिर्फ ना रीड करने, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, रट्टा नहीं मारना। कहता है सुना कि जब ऑडिटर ऑडिट करता है तो डेफिनेटली वो एंटिटी के रिकॉर्ड्स की कॉपी रख लेता है। जैसे कि एंटिटी के रिकॉर्ड की कॉपी रख लेता है, आप रेंट की चेकिंग कर रहे हो तो एंटिटी को कहते हो रेंट का एग्रीमेंट दे दो, उसकी कॉपी आपको रखनी पड़ेगी, यस, दैट विल फॉर्म पार्ट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन। लेकिन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर एक आधे नंबर का एमसीक्यू आप देख सकते हो। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर ऑडिटर ने अपनी ऑडिट फाइल के अंदर कोई एंटिटी से जुड़ा हुआ रेंट एग्रीमेंट रख लिया, टाइटल डीड रख लिया, उसकी कॉपी रख ली इनफैक्ट, राइट, तो इसका मतलब ये नहीं है कि एंटिटी के पास वो होने नहीं चाहिए। सो जो ऑडिटर का रिकॉर्ड है दैट इज नॉट द सब्स्टिट्यूट फॉर एंटिटीज अकाउंटिंग रिकॉर्ड, ठीक है। दूसरा, ऑडिटर नीड नॉट टू इंक्लूड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। बेसिकली क्या है, देखो आपने क्या किया मैं बताती हूँ। जब हमने WR पढ़ा, आपके सिलेबस में शायद आगे आएगा, WR इज रिटन रिप्रेजेंटेशन, तो आपने मैनेजमेंट से WR ले ली इन द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, ठीक है। नहीं, फिर आप जब ऑडिट के खत्म करने के स्टेजेस के ऊपर होते हैं, जब ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाता है उसके आसपास आपको WR लेनी चाहिए, ऐसा 580 कहता है। तो फिर आपने ना दोबारा से WR ले ली, अपडेटेड WR, तो जो आपने पहले WR ली उसको आप सुपरसीड कर रहे हो बाय अनदर WR। तो जो आपके डॉक्यूमेंट, जो आपके पास WR पहले थी, जिसको आप डॉक्यूमेंटेशन का हिस्सा बना रहे थे, जिसको सुपरसीड कर दिया एक नई WR ने, तो अब आपको ये जो सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन है वो मेंटेन करने की जरूरत नहीं है, ठीक है।
So it says auditor did not to include an audit documentation superseded draft of working papers and financial statement notes that reflect incomplete और preliminary thinking। या आप ऐसे सोच रहे हो ये काम कर लूँ क्या, फिर आपने सोचा नहीं फिजिकल वेरिफिकेशन कर लेता हूँ इसकी जगह पे। मतलब पहले आप सोच रहे थे कि इन्वेंटरी का रिकॉर्ड चेक करूंगा, ये प्रोसीजर आपके दिमाग में आ रहा था, फिर आपने उसको सब्स्टिट्यूट करते विद फिजिकल वेरिफिकेशन। तो जो आपके दिमाग में प्रिलिमिनरी प्रोसीजर आप परफॉर्म कर रहे हो उसको डॉक्यूमेंट मत करो। मतलब मैं ये कहना चाह रही हूँ फाइनली आपने क्या किया, जिसके बेसिस पे आप रिपोर्ट दे रहे हो मुझे उसका रिकॉर्ड चाहिए। यहां पे नोट के अंदर ये लिखा हुआ है, ये आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, ये इसको आप रीड करके रखो, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हो सकता है इसके ऊपर एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आ जाए। इस पॉइंट के ऊपर तो आ सकता है। ये जो सेकंड पॉइंट है कि ऑडिटर डिड नॉट टू इंक्लूड इन ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एनी सुपरसीडेड ड्राफ्ट ऑफ वर्किंग पेपर्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नोट्स दैट रिफ्लेक्ट इनकम्प्लीट और प्रिलिमिनरी थिंकिंग, उसके खुद के नोट्स जो उसकी इनकम्प्लीट थिंकिंग को रिफ्लेक्ट करे, प्रीवियस कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट करेक्टेड फॉर टाइपोग्राफिकल एरर, मैनेजमेंट ने WR दी थी कुछ गलत लिख के दे दिया, ऑडिटर ने दोबारा से WR मंगवाई, तो पुरानी WR को रखने की जरूरत नहीं है। या कोई और एरर्स थी या डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट है तो फिर आप एक ही कॉपी रखो, ठीक है। तो यहाँ पे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आ सकता है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स एंड सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट, दो बातें बेटा, वन इज एग्जाम्पल ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर्स, मतलब अभी हमने ऊपर पढ़ा ना कि जब ऑडिटर अपनी डॉक्यूमेंटेशन बनाएगा तो उसको सिग्निफिकेंट मैटर्स को डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि सिग्निफिकेंट मैटर के एग्जांपल क्या होंगे, तो देखना कितने एग्जांपल लिखे हुए, 1 2 3 4, टोटल 4 एग्जांपल है, ठीक है। और ये शायद पहले भी कहीं ना कहीं आ चुका है, नहीं तो आगे आएगा। सिग्निफिकेंट मैटर कौन कौन से होते हैं, उनके एग्जांपल, जिनकी वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क राइज होता है। मैटर दैट गिव्स राइज टू सिग्निफिकेंट रिस्क, 315 के अंदर आप इसको पढ़ते हो, जैसे कि सिग्निफिकेंट रिस्क किन किन रीजंस की वजह से राइज होता है। रिस्क ऑफ फ्रॉड एक सिग्निफिकेंट रिस्क है, जो ट्रांजैक्शन आप रिलेटेड पार्टी के साथ कर रहे हो वो सिग्निफिकेंट रिस्क है। तो जिन मैटर्स की वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क राइज हो रहा है वो सिग्निफिकेंट मैटर है, और हमने ऊपर देख लिया कि सिग्निफिकेंट मैटर की डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर करेगा। दूसरा आपको क्या ध्यान में रखना है, जिन सर्कमस्टांसेस की वजह से ऑडिटर को ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी राइज हुई व्हाइल अप्लाइंग द ऑडिट प्रोसीजर। आप काम करना चाहते थे, मैनेजमेंट को बोले डॉक्यूमेंटेशन दे दो, अकाउंटिंग रिकॉर्ड दे दो, मैनेजमेंट ने मना कर दिया, तो सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी है, अपने ऑडिट प्रोसीजर नहीं अप्लाई कर पाओगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, सिग्निफिकेंट मैटर है। दूसरा, ऐसी फाइंडिंग्स जिसकी वजह से ऑडिटर अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई करेगा या जिसकी वजह से ऑडिटर अपनी रिपोर्ट के अंदर EOM पैराग्राफ डालेगा, क्या ये सिग्निफिकेंट मैटर है, ये आगे जाके भी आएंगे। मतलब कोई भी ऐसा मैटर जिससे ऑडिटर की रिपोर्ट का फॉर्मेट अफेक्ट हो सकता है, कंटेंट अफेक्ट हो सकती है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर। तो सिग्निफिकेंट मैटर के 3 एग्जांपल है यहाँ पे। ऐसा मैटर जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क राइज हो रहा है, पहले क्या आया, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क राइज हो रहा है। दूसरा, जिसकी वजह से ऑडिटर को सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी का सामना करना पड़ा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी ऐसे सर्कमस्टांसेस मैंने आपको एग्जांपल देके बताया। और तीसरा कौन सा, ऐसी फाइंडिंग्स जिसकी वजह से ऑडिटर का ऑडिट रिपोर्ट अफेक्ट हो रहा है, मतलब या तो उसको रिपोर्ट के अंदर मॉडिफिकेशन देनी पड़ रही है या तो रिपोर्ट के अंदर उसको EOM पैराग्राफ डालना पड़ रहा है। क्या ये क्लियर है? यस। अब इसके बीच में क्या लिखा हुआ है, एक और पॉइंट है इसमें, रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर। रिजल्ट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे, यस, वहां से उसको रिजल्ट मिले। हाँ, जो रिजल्ट है वो रिजल्ट मतलब एविडेंसेस, वो ये इंडिकेट करे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, तो इसका मतलब वो मैटर क्या है, सिग्निफिकेंट मैटर है। या फिर ऑडिटर को लगता है कि मुझे अपना रिस्क को रिवाइज करना पड़ेगा। कितनी जगह पे ये बात आई है कि आप काम कर रहे हो और ऑडिटर को कुछ गलती मिल गई और वो कह रहा है मुझे रिस्क रिवाइज करना पड़ेगा। तो जिन मैटर्स की वजह से ऑडिटर को अपना रिस्क रिवाइज करना पड़ता है वो मैटर भी क्या होगा, वो मैटर भी सिग्निफिकेंट मैटर होगा। तो कौन कौन से मैटर हुए, नंबर 1, जिसकी वजह से सिग्निफिकेंट रिस्क राइज हो रहा है, ऑडिटर ने ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करे और उनका रिजल्ट ये इंडिकेट करता है कि ऑडिटर को रिस्क रिवाइज करना पड़ेगा या मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकती है, सिग्निफिकेंट मैटर है। सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी जिन रीजंस की वजह से राइज हो सकती है, सिग्निफिकेंट मैटर है। चौथा, ऑडिटर की रिपोर्ट जिन मैटर की वजह से अफेक्ट हो सकती है, मतलब जिन मैटर्स की वजह से ऑडिटर को अपनी रिपोर्ट में मॉडिफिकेशन देनी पड़ सकती है या EOM पैराग्राफ डालना पड़ सकता है, दैट इज अ सिग्निफिकेंट मैटर। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे चलेंगे बेटा, अब आ जाती है डिस्कशन प्रोफेशनल जजमेंट की। आप मुझे बताओ, क्या ऑडिटर जब अपनी ऑडिट करता है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट उसको प्रोफेशनल जजमेंट लेनी पड़ती है? यस, ये बात तो ऐसे नंबर दोस्तों ने ही आपको बोल दी थी कि जब आप ऑडिट करोगे तो आपको फिर जजमेंट तो लेनी पड़ेगी, ठीक है।
तो आप जब डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन कर रहे हो, जितना भी सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट ऑडिटर ने लिया ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिटर को उसकी भी डॉक्यूमेंटेशन रखनी पड़ेगी। ये आपको कंसेप्ट समझ में आया? यस। ये ऊपर क्या लिखा हुआ है इसको खाली रीड करना है। मुझे आपसे लर्न करने के लिए चाहिए ये पॉइंट, 1 पॉइंट, 2 पॉइंट और 3 पॉइंट। ये क्वेश्चन आता है एग्जाम के अंदर बहुत बार। ये एग्जाम्पल है सिग्निफिकेंट जजमेंट के जो ऑडिटर डॉक्यूमेंट करेगा। कौन से एग्जाम्पल है सिग्निफिकेंट जजमेंट के? क्या एग्जाम्पल है आप मुझे बताओ। हम इतने सारे स्टैंडर्ड पढ़ चुके हैं और आगे भी पढ़ेंगे। क्या कई बार आपने देखा है कि ऑडिटर अगर ये काम कर रहा है तो कुछ फैक्टर कंसिडर कर लेगा? अभी ऊपर ही आया देखो कि ऑडिटर जब ऑडिटर अपना फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सटेंट ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन डिसाइड करेगा तो कुछ फैक्टर उसको कंसीडर करने पड़ेंगे। तो कहता है सुनो, जब ऑडिटर ये कंसीडरेशन लेता है ना तो उसको कुछ रैशनल तो सोचना पड़ेगा, कुछ रीजन तो उसने सोचा होगा, तो वो रीजन डॉक्यूमेंट करना है क्योंकि ये सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट है। मैं पढ़ूंगी इसको ध्यान से, इसकी वर्डिंग थोड़ी सी टेक्निकल है। ऑडिटर कौन सी सिग्निफिकेंट प्रोफेशनल जजमेंट को डॉक्यूमेंट करेगा? द रैशनल फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन। रैशनल का मतलब होता है रीजन। रीजन क्या है ऑडिटर की कंक्लूजन का? When requirement provides that, जब किसी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट के अंदर लिखा हुआ है ऑडिटर शैल कंसिडर कि ऑडिटर को कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ फैक्टर कंसिडर करने, जैसे अभी ऊपर मैंने दिखाया, and that consideration is significant and it is significant in the context of particular engagement। तो कहता है कि आपने वो फैक्टर कंसिडर करके जिस कंक्लूजन पे पहुंचे, मुझे वो रीजन बता दो कंक्लूजन का, वो डॉक्यूमेंट करना है। तो जिस रीजन की वजह से ऑडिटर ने कंक्लूजन जो भी ली, वो रीजन आपको डॉक्यूमेंट करना है। जब भी किसी स्टैंडर्ड की रिक्वायरमेंट में ये लिखा हुआ है कि ऑडिटर इन फैक्टर को कंसीडर करेगा, जैसे ऊपर ऑडिटर को ये फैक्टर कंसीडर करना था कि मेरा रिपोर्ट का फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट क्या होना चाहिए, साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द एंटिटी। तो ऑडिटर ने कंक्लूजन क्या ली कि कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। तो कैसे कंक्लूड किया कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है? तो फिर आप बताओ डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा है इसलिए कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है, ऑपरेशन का स्केल बहुत ज्यादा है, कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू डॉक्यूमेंट। दूसरा आप क्या डॉक्यूमेंट करोगे? बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन। अच्छा आप मुझे बताओ, मैनेजमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हुए अकाउंटिंग एस्टिमेट लेती है, यस। ऑडिटर उन अकाउंटिंग एस्टिमेट की चेकिंग करता है, यस। आपके सिलेबस में स्टैंडर्ड नहीं, बट टेस्टिंग तो करोगे। मैनेजमेंट ने P&L में प्रोविजन बुक करी हुई, आप उसकी टेस्टिंग करोगे, राइट। आपको ये बताना पड़ेगा कि वो प्रोविजन रीजनेबल है या नहीं, ठीक है। तो बेटा जब आप जिस बेसिस के ऊपर ये कंक्लूड कर रहे हो कि मैनेजमेंट ने जो अकाउंटिंग एस्टिमेट लिए वो रीजनेबल है या नहीं, वो बेसिस भी आपको डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा। तो बेसिस फॉर द ऑडिटर कंक्लूजन ऑन द रीजनेबलनेस ऑफ एरिया ऑफ सब्जेक्टिव जजमेंट बाय द मैनेजमेंट, जैसे कि जहां पे ऑडिटर रीजनेबलनेस चेक कर रहा है मैनेजमेंट के अकाउंटिंग एस्टिमेट की। इसको ध्यान से देखना, ये क्या है एग्जाम्पल से समझेंगे आप ना। ये बैलेंस शीट है, ठीक है। ये बैलेंस शीट के अंदर एक लैंड बिल्डिंग आ रही थी 10 लाख रुपए की। ये चेक कर रहे थे कि लैंड बिल्डिंग अपनी 10 लाख की दिखा रही है, इनकी ओनरशिप है या नहीं है। तो आपने मैनेजमेंट को बोला टाइटल डीड लेकर आओ, ये देखना चाहता हूं कि टाइटल डीड कंपनी के नाम पे है या नहीं। तो जब कंपनी ने टाइटल डीड दी, वैसे तो आपका काम नहीं है ऑथेंटिसिटी चेक करना, डॉक्यूमेंटेशन, ये जो भी टाइटल डीड वगैरह दे रही है, क्योंकि आप तो ऑडिटर हो, ये हम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पढ़ लेते हैं। बट आपको डाउट अराइज हो गया, ठीक है, थोड़ी बहुत नॉलेज थी आपको, तो आपको पता लगे कि थोड़ा कुछ तो गड़बड़ है यहाँ पे, ऑथेंटिसिटी के ऊपर डाउट हो रहा है, जो डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट आपको दे रही है। फिर आपने एक एक्सपर्ट हायर किया, एडवोकेट, उसको चेक करवाया, फिर उसने कंक्लूड किया नहीं सब कुछ सही है। अब ये सब कुछ सही है, ये कंक्लूजन पे तुम जिस बेसिस पे पहुंचे ना, वो डॉक्यूमेंट कर दो। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, देखना, द बेसिस फॉर ऑडिटर्स कंक्लूजन। ऑडिटर की कंक्लूजन का बेसिस क्या है अबाउट द ऑथेंटिसिटी ऑफ अ डॉक्यूमेंट, कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक है। कब? जब आपने फर्दर इन्वेस्टिगेशन करवाई इन रिस्पॉन्स टू अ कंडीशन आइडेंटिफाइड ड्यूरिंग द ऑडिट। कब इन्वेस्टिगेशन करवाई? कि आपको इनिशियली लगा था कि डॉक्यूमेंट ऑथेंटिक नहीं है, बट आपने उसको फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट करवाया, फिर आपकी कंक्लूजन ये थी कि ये अभी ऑथेंटिक है। तो इस पे कैसे पहुंचे, मुझे वो ना डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चाहिए। 3 चीजें आपको लर्न करने, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर आएगा। फिर आता है कंसेप्ट ऑडिट फाइल का, लिखो, ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में 4 नंबर का आपको देखने को मिल सकता है, ये बहुत आसान है, SQC 1 के अंदर भी डिस्कशन हुई है। ऑडिट फाइल क्या? ऑडिट फाइल मतलब एक और एक से ज्यादा फोल्डर या कोई भी स्टोरेज मीडिया या कोई भी फाइल, कोई भी एक जगह जहां पे आप
रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो डॉक्यूमेंटेशन का। अभी डॉक्यूमेंटेशन क्या, बहुत सारे पेपर होंगे, अरे फाइल में तो लगाओगे ना, या किसी फोल्डर में रखोगे, किसी ड्राइव पे रखोगे, क्लाउड के ऊपर रखोगे, उसको आप ऑडिट फाइल कह रहे हो। सो ऑडिट फाइल में बी डिफाइंड एज वन और मोर फोल्डर, कोई और स्टोरेज मीडिया जैसे कि क्लाउड हो गया, या फिजिकल फॉर्म के अंदर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म हो सकती है, जहां पे आप रिकॉर्ड मेंटेन कर रहे हो ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का रिलेटिंग टू एनी एंगेजमेंट सच एज ऑडिट एंगेजमेंट। कितने टाइम के अंदर ऑडिट फाइल को आपको असेंबल कर देना है, एसक्यूसी 1 के अंदर पढ़ के आए थे 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये लिखा हुआ है यहाँ पे कि आपको टाइमली बेसिस के ऊपर डॉक्यूमेंट कर देना है। एंड ऑडिट के केस में एसक्यूसी 1 ने क्या बोला कि सुनना, ऑडिट के केस में आपको डॉक्यूमेंट करना है विद इन 60 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, राइट। सो फर्म की क्वालिटी कंट्रोल की पॉलिसीज एंड प्रोसीजर डिफाइन करते हैं कि कितने टाइम के अंदर आपको डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करनी है, बाकी सारे एंगेजमेंट के केस में, बट ऑडिट के लिए तो मैंडेटरी है। Completion of assembly of the final audit file after the date of auditor's report is an administrative process and it does not involve the performance of new audit procedure or drawing the new conclusion. Mark this as very important. इसका मतलब क्या है, देखो जो भी तुम काम कर रहे हो, डॉक्यूमेंटेशन, वर्किंग पेपर्स ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट बनते रहेंगे। मतलब जब तुम्हारी ऑडिट खत्म होगी, 60 डेज का मैंने तेरे को टाइम दिया है फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ध्यान रखना, फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट, ये 60 दिन, ये जो टाइम दिया गया, ये एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए टाइम दिया गया। समझ में आ रहा है? तो मतलब इसका ये है कि यहां पे तुम कोई नया प्रोसीजर परफॉर्म नहीं कर सकते। यहां पे खाली तुम क्या काम कर सकते हो, अभी नीचे बता दूंगी क्या काम करने अलाउड है। खाली तुम जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता है, अरेंजमेंट करना, कोलेटिंग करना, सोर्टिंग करना, ये कोई सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन है उसको हटाना, ये सब काम करना अलाउड है। नया प्रोसीजर परफॉर्म करना नॉट अलाउड, क्योंकि वो तो ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट तुम्हें करना चाहिए था। हाँ, चेंजेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के हैं वो असेंबलिंग की प्रोसेस के टाइम पे तुम कर सकते हो। और ये क्वेश्चन है जो एग्जाम के अंदर आता है कि कौन कौन से चेंजेस है जो अलाउड है करना। इस पे भी एक निमोनिक है, लिख लो, डोंट स्ट्रेस सो डीपली। डोंट का उठा लो डी, स्ट्रेस का उठा लो एस, एंड सो का उठा लो साइनिंग ऑफ, एंड डी का उठा लो डॉक्यूमेंटिंग। अभी मैं बता दूंगी, निमोनिक देख लिया, डोंट स्ट्रेस सो डीपली, तो ये है कि कौन कौन से चेंजेस करना अलाउड है। एक बार रिपोर्ट बन गई तो सुनना, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ये चेंजेस करना अलाउड है। डिलीटिंग करना, डिस्कार्डिंग करना सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन की, मैंने एग्जांपल बता दिया सुपरसीडेड डॉक्यूमेंटेशन का। दूसरा, सॉर्टिंग कर सकते हो, कोलेटिंग कर सकते हो, क्रॉस रेफरेंसिंग देनी है वर्किंग पेपर्स में, दे सकते हो। साइनिंग ऑफ ऑन कंप्लीशन चेकलिस्ट अगर पेंडिंग है तो, रिलेटिंग टू द फाइनल असेंबलिंग प्रोसेस, तो ये अलाउड है। डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस, सुनना यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट होती है। डॉक्यूमेंटिंग ऑडिट एविडेंस का मतलब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंसेस आपने कलेक्ट कर लिए थे, बट अभी तक डॉक्यूमेंटेशन में रखा नहीं था। मतलब आपने WR ले ली थी, बट वो भी क्लाइंट के साइड के ऊपर पड़ी है। WR ऑडिट रिपोर्ट बनने से पहले ले ली थी, बट वो पड़ी क्लाइंट के साइड के ऊपर है, उधर जाके कलेक्ट करके रिपोर्ट में डाल रहे हो, उसमें डॉक्यूमेंटेशन में डाल रहे हो आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट, अलाउड है। लेकिन क्या WR रिपोर्ट की डेट के बाद ले सकते हो? नहीं। तो कहते हैं डॉक्यूमेंटिंग द ऑडिट एविडेंस दैट द ऑडिटर हैज ऑब्टेन्ड, जो ऑडिट एविडेंसेस आपने ऑब्टेन कर लिए थे आप उसकी डॉक्यूमेंटेशन कर सकते हो, बाद में डिस्कस कर लिए थे या मैनेजमेंट के साथ आपने अग्री कर लिया था, वो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। तो क्या चेंजेस करना रिपोर्ट बनने के बाद डॉक्यूमेंटेशन में अलाउड है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव नेचर के काम है, ये आप कर सकते हो। लेकिन एक बार आपने फाइनल ऑडिट फाइल की असेंबली कर दी, ऑडिटर कुछ भी डिलीट नहीं करेगा ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन में से, कुछ भी डिस्कार्ड नहीं करेगा, ठीक है, बिफोर द एंड ऑफ इट्स रिटेंशन पीरियड। बेटा रिटेंशन पीरियड कितना है? 7 साल, 7 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट। रिटेंशन पीरियड का मतलब है कि आपको हर एक ऑडिट एंगेजमेंट की फाइल को 7 साल तक संभाल के रखना पड़ेगा। ये रिटेंशन पीरियड यहाँ पे लिखा हुआ है, ये 2 नंबर का MCQ है। अच्छा, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है 3 नंबर का, 4 नंबर का। ओनरशिप ऑफ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। आप एक कंपनी का ऑडिट कर रहे थे A लिमिटेड, ठीक है, क्लाइंट कहता है कि मुझे आपका वर्किंग पेपर का एक्सट्रैक्ट दे दो, मतलब जो वर्किंग पेपर आप मेंटेन कर रहे हो ना, आपने BRS बनाया है, ये मुझे दे दो, मेरे काम की आएगी, मेरे काम की ये चीज है। ऑडिटर ने मना कर दिया, ठीक है, मैनेजमेंट ऑफेंड हो रही है कि मना कैसे कर रहे हो, BRS तुमने मुझसे रिकॉर्ड लिया, तुमने BRS बनाई, बट ये मेरे ही तो रिकॉर्ड है, तो मुझे तो पता ही है ना ऐसा है। तो ऑडिटर उसको मना कर रहा है, क्लाइंट उसको फोर्स कर सकता है कि अपनी डॉक्यूमेंटेशन मुझे दे दो? नहीं। ऐसे नंबर 230 कहता है डॉक्यूमेंटेशन इज द ओनरशिप ऑफ ऑडिटर, उसको फोर्स नहीं कर सकते, उसकी मर्जी है। अगर क्लाइंट को ठीक लगता है
तो एक्सट्रैक्ट प्रोवाइड करा सकता है डॉक्यूमेंटेशन से, कुछ डॉक्यूमेंट निकाल के दे सकता है, उसकी मर्जी है, लेकिन उसको कॉन्फिडेंशियलिटी देखना पड़ेगा कि उसकी ऑडिट की क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, उसकी ऑडिट की इफेक्टिवनेस कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड बाय लॉ रेगुलेशन, यस कानून मांगेगा, फिर कानून से बढ़ के तो है नहीं, तो देना पड़ेगा। एक्सेप्ट देन दैट ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन इज द प्रॉपर्टी ऑफ द ऑडिटर, एंड वो अपनी डिस्क्रिएशन के ऊपर, उसकी मर्जी है, डिस्क्रिएशन है, वो अपनी डॉक्यूमेंटेशन में से पोर्शन निकाल के, एक्सट्रैक्ट निकाल के क्लाइंट को अवेलेबल करा सकता है, प्रोवाइडेड दैट, ये भी मैंने आपको बताया, ये डिस्क्लोजर देने से उसके काम की वैलिडिटी, इफेक्टिवनेस कम नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है, एंड उसकी जो इंडिपेंडेंस है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। इन दैट सिचुएशन आपकी मर्जी, अगर आपको ठीक लगता है तो क्लाइंट को आप एक्सट्रैक्ट निकाल के दे सकते हो। एक क्वेश्चन एग्जाम में ये भी आ जाता है, कंप्लीशन मेमोरेंडम, इसको आप ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन समरी भी कहते हो। समरी का मतलब क्या होता है, जैसे चैप्टर के अंदर पूरा रिकॉर्ड होता है और लास्ट में समरी होती है, ऐसा ही ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन का सीन है। तो बेसिकली क्या होता है, ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन अच्छी खासी फाइल बन जाती है, क्योंकि देखो ना कितना सारा काम आपको करना पड़ता है, और अगर आप बहुत ज्यादा बड़ी एंटिटी का ऑडिट करने के लिए जा रहे हो तो वहां पे काम भी ज्यादा होगा, और अगर काम ज्यादा होगा तो डॉक्यूमेंटेशन भी ज्यादा होगी। फिर अगर मैं एंगेजमेंट पार्टनर हूं, मुझे रिव्यू करना है, अभी मुझे डॉक्यूमेंटेशन चाहिए, अभी मैंने बेनिफिट में आपको बताया, तो फिर मैं कैसे ढूंढूंगा वो यार, मेरा तो बड़ा टाइम चला जाएगा। तो फिर इसी वजह से एक कंसेप्ट आता है कंप्लीशन मेमोरेंडम का, एक कंसेप्ट आता है समरी का, कि आप ना ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन जो मेंटेन कर रहे हो उसकी समरी बना लो, जितना भी सिग्निफिकेंट मैटर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट आपको मिला वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर होगा, उसको आप समरी में अलग से रख लो। सो इट सेज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्लीशन मेमोरेंडम, ऑडिटर में कंसिडर इट हेल्पफुल, उसको ये ठीक लग सकता है कि वो बनाए, प्रिपेयर करे, रिटेन करे एज अ पार्ट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन अ समरी, जिसको हम कंप्लीशन मेमोरेंडम भी कहते हैं। और समरी के अंदर होगा क्या, इट विल डिस्क्राइब सिग्निफिकेंट मैटर, कीवर्ड क्या है, सिग्निफिकेंट मैटर, जो उसको ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मिले, एंड हाउ दे वर एड्रेस्ड, कैसे वो एड्रेस किया गया, जैसे कि किस बेसिस के ऊपर आपने कंक्लूड किया, राइट। पर्पस क्या है कंप्लीशन मेमोरेंडम को बनाने की, मैंने आपको बता दिया। सच अ समरी में फैसिलिटेट इफेक्टिव एंड एफिशिएंट रिव्यू, कि एंगेजमेंट पार्टनर को रिव्यू करना है तो उसकी हेल्प करता है। इंस्पेक्शन, इंटरनल इंस्पेक्शन, एक्सटर्नल इंस्पेक्शन के टाइम पे हेल्प करता है, एंड स्पेशली फॉर द लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स ऑडिट। फर्दर सिग्निफिकेंट मैटर एकदम से ऑडिटर देख पाता है। प्रिपरेशन ऑफ सच समरी में असिस्ट द ऑडिटर कंसिडरेशन ऑफ सिग्निफिकेंट मैटर, एंड ऑल्सो सिग्निफिकेंट मैटर के अंदर, यहाँ पे समरी के अंदर आपको ये भी बहुत इजीली आप आइडेंटिफाई कर पाते हो कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट कोई स्टैंडर्ड का ऑब्जेक्टिव था जो आप अचीव नहीं कर पाए, क्या उसकी वजह से ओवरऑल ऑब्जेक्टिव भी अचीव नहीं हो पाया। इट मे ऑल्सो हेल्प द ऑडिटर टू कंसिडर वेदर देर आर एनी इंडिविजुअल रेलिवेंट एसेस ऑब्जेक्टिव दैट द ऑडिटर कैन नॉट अचीव। हो सकता है ना कि किसी स्टैंडर्ड ने आपको कोई ऑब्जेक्टिव लगाया था, उसको आप अचीव नहीं कर पाए, तो ऑडिटर ये भी कंसिडर कर पाएगा क्या इसकी वजह से जो ऑडिटर का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है, वेदर इट वुड प्रिवेंट द ऑडिटर्स फ्रॉम अचीविंग द ओवरऑल ऑब्जेक्टिव, वो उसको भी अचीव नहीं कर पा रहा है क्या। ये ऐसा सिमिलर पॉइंट 200 के अंदर भी आया था। एंड दिस इज योर एंटायर डिस्कशन ऑफ एसे नंबर 230। एक क्वेश्चन आएगा यहां से, ठीक है, एक क्वेश्चन मान के चलो आएगा। अभी कौन से एस्पेक्ट से क्वेश्चन आ सकता है मैंने आपको बता दिया। फॉर्म, कंटेंट, एक्सटेंट, उसके फैक्टर एक क्वेश्चन, प्रोफेशनल जजमेंट के 3 पॉइंट एक क्वेश्चन, ये जो ओनरशिप वाला एक क्वेश्चन, यहां से क्वेश्चन बनने के चांसेस है जो मैं बता रही हूँ, ठीक है। एंड जो ऊपर हमारा ऑडिट फाइल वाला, ये असेंबली वाला एक क्वेश्चन। सो बहुत ही सिंपल स्टैंडर्ड है, छोड़ के जाने का तो सवाल ही नहीं उठता।